हर हकीकत का मजाज हो जाए, हर हकीकत का मजाज हो जाए, इन काफिरों का नमाज हो जाए। नमस्कार, शुभ प्रभात, आदाब। मैं धनंजय कुमार। आज हम ड्रामा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने परफॉर्मिंग आर्ट के अलग अलग कड़ियों में हमने बात किया। जैसे डांस के बारे में बात किया, क्लासिकल डांस, फोक डांस, विजुअल आर्ट के बारे में बात किया है, चाहे पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, चित्रकला हो, भित्ति कला हो। आज हम ड्रामा के उद्भव कैसे हुई है और अब तक जो हमें देखने को मिलता है, ये दृश्य, ये ड्रामा का या फिल्म का या टेलीविज़न का, इस तक पहुंचने में हम सबों को कितना साल लगा। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले उद्भव की। ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए और उन सारे रिसर्च स्कॉलर के लिए, और ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि ड्रामा की शुरुआत कब से हुई है, क्योंकि अभी तक ना ही इसके कोई पुख्ते साक्ष्य मिले हैं, ना ही कोई सबूत मिले हैं। लेकिन फिर भी बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स का ऐसा मानना है और ऐसा धारणा है कि भारतीय रंगमंच हो या वैश्विक रंगमंच हो, रंगमंच का जन्म इंसान के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। इंसान का जन्म की कहानी और रंगमंच की उत्पत्ति की कहानी, ये दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध में ऐसे जुड़े हुए हैं, जिनके और इनके गांठ ऐसे गहरे पड़े हुए हैं, इन्हें खोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम और आप मिलकर आज प्रयास करते हैं कि शायद उनके सिरे तक हम पहुंच सकें। कहा जाता है कि इंसान का जब जन्म हुआ प्रिमिटिव एरा में, तो पहले हम लोग मानव नहीं रहे होंगे, आदि मानव थे। आदि मानव में सबसे पहले ध्वनि आई, हमारे जुबान से शब्द निकले, फिर धीरे धीरे अपग्रेडेड होते होते पास्टोरियल सोसाइटी का निर्माण हुआ। शक्ति, युद्ध, इन भोजन, इन सारे के क्रमबद्ध तरीके में आर्ट का भी एक नया सिरे से जुड़ाव हुआ। इसको हम ऐसे समझते हैं कि इंसान का जब जन्म हुआ प्रिमिटिव एरा में, हम और आप ऐसे कपड़े नहीं पहनते होंगे, ऐसे जैसे आज हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे नहीं करते होंगे। तो प्राचीन समय में जब हम आदि मानव थे, जब हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जब हम मांस खाते थे, जंगलों में आखेट करते थे हमारे पूर्वज, तो वो सब बंच में जाया करते थे, ग्रुप में जाया करते थे। और ग्रुप में जब कोई जाते हैं और कुछ आदमी जैसे रह गए, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे 6 आदमी रह रहे हैं, जिसमें से 6 आदमी किसी काम से बाहर चले गए। उनका व्हाट्सएप, उनका फेसबुक, ट्विटर, हाइक या मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं है उन 6 आदमी में और आप में, कि ताकि आपको पता चल सके वो लोग कहाँ गए। वो लोग जाने से पहले कुछ पेपर लेटर पे लिख दे और फ्लैट में रख दे गेट के सामने। जब ये 4 लोग आए और लेटर देखे, पढ़े, तो उन्हें सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो 6 आदमी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किस वजह से गए हैं, कब तक वो वापस लौटेंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। ठीक जस्ट लाइक ऐसे ही जब प्राचीन समय में आखेट के लिए लोग जाते थे शिकार पर, अब सभी एक साथ तो नहीं जाते थे, उसमें से कुछ अलग कामों के लिए चले जाते होंगे।
उन लोगों के लिए उस टाइम में ना ही पेज था ना ही पेन था, तो वो लोग दीवार पे कुछ चित्र बनाते थे। सहायता से वो समझ पाए कि वो लोग आखेट पे गए हैं, और फिर वो लोग उनका इंतज़ार करते थे, घर कहिए या गुफा कहिए या पेड़ पौधे के नीचे कहिए जहाँ पे वो रहते थे। फिर वो लोग जब वापस आते थे और उसे पकाते थे, आग का निर्माण जब हुआ है, पकाने के साथ साथ उस पकाने में जंगली जानवरों को जो पकाया जाता था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता था, बहुत ज़्यादा वो बहुत प्रोलॉन्ग होता था टाइम। तो तब तक वो सब क्या करें, और उस टाइम तक कोई भाषा निर्मित नहीं हुई थी, ना ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमीज, कोई भी लैंग्वेज ऐसा डेवलप नहीं हुआ था। दुनिया का कोई भी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज थी जो साइन लैंग्वेज में बात होती थी। जैसे संबोल करते हैं ना कि मुझे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, पानी चाहिए, तो चले जाओ, आप ध्यान से सुनो। तो ये सारे संबोल जैसे करते हैं, ऐसा ही साइन लैंग्वेज चलते थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में, और उनके शब्द में, ज़ुबान में कोई भाषा नहीं होती थी, बस ध्वनि के हेर फेर कह सकते हैं, ध्वनि के हेर फेर होते थे। या जैसे कोई ट्राइबल, जैसे नए नए फिल्मों में अगर कोई ट्राइबल या कोई जंगली इंसानी को अगर दिखाया जाए अभी में, या फिर हॉलीवुड फिल्मों की बात करें, जुरासिक पार्क या और सारे फिल्मों में, उसमें दिखाया जाए, कोई भी फिल्मों में जब आदि मानव का सीन दिखाया जाता है, तो देखते हैं डायलॉग्स बहुत ही कम होते, उनके मूवमेंट ज़्यादा होते, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते थे। और डायलॉग्स के नाम पे, कम्युनिकेशन के नाम पे मात्र एक ही चीज़ होता था, साइन लैंग्वेज। जी हाँ, साइन लैंग्वेज में बात, इशारों में बात करना। और जैसे पक्षी, जानवर चिंघाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, ची ची चूं, कोई भी काँव काँव या कौवे की ही साउंड है, तो इसी टाइप के मनुष्य भी, आदि मानव भी कुछ बोलते थे। वो अभी तक वर्णित नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ना ही कोई वो लिपिबद्ध लैंग्वेज था जिसे हम बात करना है ची ची चांग चिंग चूं चिंग 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 चांग, हमने क्या बोला इसमें से कुछ नहीं पता चला। न न न न न न न ना का यूज़ कर रहे हैं हम, बस ओम ओम न। आप खाओ, पढ़ो, मौज से रहो, फिर जाओ, जो काम है करना, इतना बात मैंने बोला। अब इसमें से मैं कोई एक शब्द, ऐसा ही कोई शब्द उठा लिया, ना, नू, ची, ओम, कुछ भी शब्द, और उसी को लगातार रिपीट करते गए। क्यों? जस्ट इस टाइप का, ऐसा नहीं कह सकता हूँ 100% प्रमाण है कि ऐसा ही होता था, लेकिन इसी तरीके से कुछ ऐसा बिहेव होता था जिनसे कम्युनिकेशन धीरे धीरे डेवलप होते बात करें अगर हम ड्रामा की, तो लिखित जो भारतीय साक्ष्य मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी की बात करें, शताब्दी की बात करें, तो भरत का नाट्यशास्त्र की चर्चा होती है, जिसमें नाटक के लिए लगभग 60,000 श्लोक लिखे गए, जिसमें टोटल 36 अध्याय। कई मॉडर्न अभी के जो नाट्यशास्त्र है, टीकाकरण किया है, चाहे बाबू शुक्ल शास्त्री का हो, अप्पाराव का हो, या और भी हैं, तो कई जगहों पे 37 चैप्टर हैं, लेकिन मूलतः नाट्यशास्त्र में 36 चैप्टर हैं। उसमें हर एक साक्ष्य मिलते हैं, और कि ड्रामा का प्रारंभ यहीं से हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पर ड्रामा को समझते हैं, तो शायद ये कहना गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि अगर पूरे विश्व में बात करें, तो ग्रीक, एथेंस, यूनानी पद्धति जिसे आप कहते हैं, यूनान की चर्चा होती है। यूनान में भी ऐसे ही साक्ष्य मिलते हैं कि 525 BC अप्रॉक्स या 26 BC से वहाँ भी उसी सेकेंड सेंचुरी से साक्ष्य वहाँ भी मिलते हैं
जो ग्रीक थिएटर के रूप में ओरिजिन होता है पूरी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में। और ग्रीक फिर मेडाइवल से रेनेसां, फिर इंग्लैंड, फिर इटली, ये सारे ट्रैवल होते 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 दुनिया का हर एक कोने होते होते एशियन कंट्रीज यानी ईस्टर्न कंट्री सबसे पहले बंगाल आता है। इस बात को जानने से पहले हम बस आज उद्भव के बारे में चर्चा, और ये चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ये ऐसा ही अनसुलझा गुत्थी है जिसे, लेकिन कुछ हद तक हम इसे जान सकते हैं, इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। भारतीय पौराणिक कथा ये कहती है कि नाट्यशास्त्र से पहले कोई भी नाटक नहीं था, कुछ नहीं नाटक नहीं थे। स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर ये कहता है कि ग्रीक, जिसकी राजधानी एथेंस है, वहाँ से ड्रामा की उत्पत्ति हुई है। तो वैश्विक स्तर पे बात करते करते सबसे पहले अगर हम उद्भव की ओर चलें तो ये मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, आपके कोर्स के लिए और मेरे इसके ओरिजिन की। ज़्यादा इंडियन स्तर पे हम बात करेंगे पौराणिक पे ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा कि नाटक नहीं था। इसमें पूर्ण रूपेण मेरी भी सहमति नहीं है और बड़े नहीं है। क्योंकि नाट्यशास्त्र में पहले चैप्टर में चर्चा होता है जिसका सुर और है, उससे पहले भी ब्रह्मा से कहते हैं, उसमें कहा गया है जिसे नाट्यशास्त्र में कि धरा पर मृत्युलोक, वैमनस्यता, ऐश्वर्यता, ये सारी चीज़ों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि इसे दमित के शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन तमाम जातियों के लिए हमें एक सुंदर सब सलीकेबद्ध पेश करना चाहिए जो उनके लिए बहुत ही सुलभ ना हो। और ब्रह्मा जी के कहने पर पौराणिक कथा की बात माने अगर हम, देवता जो कि सृष्टि के ओरिजिन करता है, जन्मदाता है, उनके 100 ऋषियों का वंश ग्रुप नाट्यशास्त्र पे काम करना शुरू करते हैं। और फिर देवता के सुर और असुर की कहानी अमृत मंथन जिसे कहते हैं, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस सारे बातचीत से ये क्लियर है कि उससे कला था। इसका मतलब है कि पहले भी कला था और इसे हम और आप न कर, इसमें क्लियर है। और ये ज़रूर है कि उसमें अश्लीलता हो सकता है, उसमें गीत संगीत 3-4 चीज़ों का वर्णन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें से इंडियन भाड़, ये सब शब्द जो हैं, जिसमें सबसे पुराना शब्द है, हमें और आपको दोनों को मानना पड़ेगा। हाँ, ना हमने देखा है ना आपने देखा, मानना पड़ेगा कि भारत में चारण, भाट, अब सर ये चारण, भाट, भाड़ ये हैं क्या? तो कश्मीर में जो लोग लोकल चीज़ों को गाते थे, बजाते थे, उन्हें भाट ईस्ट में और साउथ, थोड़े से साउथ में और मध्य प्रदेश, ये सारे रीजन में, ईस्ट और वेस्ट, इन सारे एरियाज़ में भाट शब्द खाना बदोश कहते हैं, घुमंतू कह सकते हैं, जो एक जगह कभी नहीं रहते। तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नाटक के उद्भव में उसे और मनोरंजन लिए। जैसे हमने लोक नृत्य शैली में बात किया कि हर एक फिक्स होते थे कुछ टाइम, जो कि हमारे समाज के द्वारा तय किया जाता था कि ये टाइम राजा महाराजाओं के लिए मूलतः वसंत ऋतु का जो होता था वो हेमंत ऋतु में, लेकिन जनमानस के लिए कहा जाता है थे और अधिकतर लोग कृषक ही होते थे। तो जब एक गया, फल कट गया, तो दूसरे फल लगाने के लिए, दूसरे चीज़ों का खेती करने के लिए कुछ टाइम छोड़ दिया जाता था। अगर साइंटिफिक बात करें तो ह्यूमस, चाहे खाद की बात करें तो वो, या जिस चीज़ की खेती हो, बाजरा, मक्का, जौ, चावल,
जो भी चीज़ें का खेती हुआ तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए न्यूट्रिशन फिर से वो एब्जॉर्ब कर पाए, चाहे बारिश हो या पेड़ पौधे के पत्ते गिरते हैं, सड़ते गलते हैं इससे, और उस खेती किया जाए। तो उस टाइम में आराम से अपने घर में व्यतीत। तो चारण भाट जो होते थे उन्होंने अश्लीलता को मिक्स के सुनाना शुरू किया, उसको कुछ फॉर्म में, पद गद्य फॉर्म में, पदावली छंद में कुछ वो कहना शुरू किया। हम और आप उस चीज़ों को अश्लील अभद्र कह सकते हैं, लेकिन उस समाज के लिए और स्वीकार्य था, चाहे उस समाज की महिला हो या पुरुष हो। भारतीय रंगमंच में, भारतीय जगत में रंगमंच की पहली कड़ी जो जाती है चारण भाटों, गुणीजनों का कहना है वह मूलतः कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। जिसमें अगर हम इंडियन थिएटर आद्य रंगाचार्य की बात करें, जो कि एक साउथ इंडियन थिएटर, उस भगवंत गार्गी का इंडियन थिएटर बुक हो वो आप पढ़ें, या नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक हो, चाहे आनंद लाल की बुक हो, आप किसी भी बुक में आप पढ़ें तो आप स्थिति को आप जान सकेंगे, उस उद्भव के बारे में बड़े ही आसानी ढंग क्या है। उन्होंने कुछ मनगढ़ंत चीज़ों को, उसमें थोड़ी उन्हें मज़ा लगा, उन्हें कहने में, शायराना अंदाज में कहने में, उन्हें पोइट्री फॉर्म, उसमें एक रवीड़पन था और वो सामान्यतः जनता को बांधे रखा। और धीरे धीरे उन्होंने कल्पित चीज़ें, उत्पाद्य चीज़ें, चारण का वो कल्पित चीज़ों को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते बाद में देखा सिर्फ गायन कर रहे हैं, फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड किया धीरे धीरे, और टाइम के साथ साथ उसमें से कुछ कन्वर्सेशन को वो ऐड किया। और ये सारे चीज़ों जब धीरे 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 समय के साथ, सेकंड सेंचुरी से भी बहुत साल पहले की बात है, ये चलता रहा। और ये चलते चलते कुछ गुणीजन हुए जो इन चीज़ों को पकड़ के, उनके मूल सूत्र को पकड़ के महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में उसे एक क्या कह, उसे एक क्रमबद्ध सलीका दिया और उसे एक होली बुक का रूप दिया। बाद में सनातन धर्म या हिंदू धर्म ने उसे होली बुक रूप में स्वीकार किया, और रामायण और महाभारत जो कि बहुत ही प्रचलित महाकाव्य हो गए, जो कि जनमानस इसके हरेक कहानी, इसके कहानी को जन सामान्य रूप से जानते थे। इस तरह से इन चीज़ों का विकास हुआ। चाहे द इंडियन थिएटर अगर बात करें तो ईपी हार्विज का भी बुक है, उसमें भी चर्चा है और ऐसा ही डिटेल आपको मिलता है उद्भव के बारे में। तो दुनिया अश्लील हो या दुनिया सभ्य हो, लेकिन हमेशा उस दुनिया में जो भी चीज़ें आई है वो किसी न किसी इंसान के व्यवहार से या तो उद्भव हुआ है या परिष्कृत हुआ है। खराब चीज़ें परिष्कृत हुए हैं और अच्छी चीज़ें उद्भव हुई हैं। इस तरह से धीरे 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 ये चीज़ भरत ने, इन चीज़ों को भरत मुनि ने इन्हें अश्लील, निष्काम, निष्क्रिय करार करके, निबद्ध करार करके इसे फेंक दिया और इसे नाटक के उद्भव को मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने फिर सेकंड सेंचुरी में नाट्यशास्त्र की रचना की, जिसमें 60,000 श्लोक थे, जो कि आज कहते हैं नहीं मिलते हैं। लगभग 6,000 मात्र श्लोक हैं और उन श्लोकों को कई रिसर्च स्कॉलर ने कंपाइल किया है, जो हमें मिलते हैं नाट्यशास्त्र के रूप में, जिसे पंचम वेद कहते हैं। जिस यजुर्वेद और अथर्ववेद, एक से कथावस्तु, एक से म्यूजिक निर्मित किया गया नाट्यशास्त्र, जिसमें 36 अध्याय की रचना की गई है। उस 36 अध्याय में अभिनय, रस, वृत्ति, प्रवृत्ति,
सिद्धि, चाहे रंगमंच की आर्किटेक्चर के बारे में हो, तो रस हो, भाव हो, वृत्ति प्रवृत्ति, हर गान के बारे में हो, रंगमंच के बारे में हो, नायक के बारे में हो, पात्र के बारे में हो, मेल पात्र, फीमेल पात्र, उसके वॉइस के बारे में, डिक्शन के बारे में, के हर पहलू पे विस्तृत चर्चा की। बाद में बहुत सारे टीकाकरण टिप्पणी किए हैं, उस पर टीकाकरण किया है, चाहे वो अभिनव गुप्त हो, चाहे अलग अलग भट्ट लोलट हो, शंकु का हो, भट्ट नायक हो। इस तरह से कि सबसे पहला नाटक अमृत मंथन जो लिखा गया और उसी पे बेस्ड था ये, लेकिन कहा जाता है कि वो असुर नाराज हो गया। असुर का एक नेता था, सेनापति था, विरूपाक्ष, उस टाइम में, उस एरा में। तो विरूपाक्ष नाराज हो गया और वो आदेश दिया। फिर वो विश्वकर्मा जी के कहने पे ब्रह्मा जी से भी बात हुआ, फिर आठचक्ष का निर्माण किया गया। रंगमंच के अलग अलग, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो रेक्टेंगल स्टेज हो, स्क्वायर स्टेज हो, या ट्रेंगुलर हो स्टेज हो, मध्यम जो स्टेज हैं, और उसमें से मध्यम स्टेज। उसके बाद कहा गया कि ये जो उपनिषद या महाभारत, ये सारी चीजें के लिए बंदिश थे, वो पढ़ नहीं सकते थे। अगर भी वो सुन ले तो उसे स्वर्ण पिघला के उन्हें कान में डाला जाता था। गलती से भी वो बोल दिए मंत्र को, स्वर्ण पिघलाकर उनके मुंह में डाला जाता था गले से, और इस तरह से उनकी हत्या की जाती थी। सामान्य हो रचना की नाट्यशास्त्र की, इसमें त्रिपुरदाह जो कि डिम था। मैं शॉर्ट में, ब्रीफ में नाट्यशास्त्र को थोड़ा सा बैंडअप, बहुत फास्टली बैंडअप कर रहा हूँ, ताकि बस इस उसमें से शिव के पास गए तो उन्होंने जब नाटक देखा तो कहा ये सब चीज़ तो ठीक है, इसमें कुछ नृत्य ऐड किया जाए। तो जैसे साजे स्वरूप से हुई है, मेल चांदनवाज और फीमेल लासंगाज, इस तरह से फिर ब्रह्मा से बात हुई, फिर ये चीज़ें स्टार्ट हुई। हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो संस्कृत नाटक मानते हैं, संस्कृत नाटक की शुरुआत होती है। जैसा कि मैं बताया, संस्कृत नाटक से पहले भी लोकमंच, लोक रंगमंच रहा होगा, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आगे हम बात करें तो इसमें महाभारत, रामायण, बौद्ध, उसमें भी खानाबदोश, भाड़, चारण, जिनके स्वरूप से बड़ी बड़ी महाकाव्य की रचना हुई, जिसमें रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें राम की आदर्श, उनकी पौरुष, उनकी मर्यादा जीवन प्रणाली कैसे चलाया जाए, वैसे ही ठीक उसी प्रकार एक अलग कंटेक्स्ट में महाभारत, जिसमें पांडव और कौरव पुत्रों के बीच आप शासन की लड़ाई, और ये चीज़ें इतनी प्रचलित रही, उन भाड़, उन चारण, उतनी प्रचलित रही कि सही मूल आधार बनाया। बहुत सारे लेखक ने के कुछ छोड़ा, जिसमें अश्वघोष, बुद्ध चरित्रम प्रकरण उनका एक नाटक है। बहुत से रिचर्च हैं उन्होंने उस नाटक में, सारे नाटक के बहुत कम ही जगह साक्ष्य मिलते हैं। फिर अश्वघोष, भास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं, उसमें 8 नाटक में प्योर भास के नाटक हैं, और उसमें से कुछ नाटक जो हैं स्वरूप है वो विवादित स्वरूप हैं। कुल मिला 13 नाटक माना गया है भास के, जिसमें से कहा जाता है 6 महाभारत से चुनी हुई है वो जो कृतियां हैं, और बाकी जो है वो दूसरा गया है। उसमें से कहते हैं महाभारत के उपकथाओं पर आधारित 6 में से पंचरात्र एक बड़ा है जो 3 अंकों का है। शेष दूत वाक्य, दूत, घटोच, कक्ष, मध्यम व्यायो, कर्णभारम, उरुभंगम, ये सभी एकांकी नाटक हैं।
इस तरह से भास के दृष्टिकोण से देखा जाए, कई मामले में भास ने भरत मुनि के नाथशास्त्र का विरोध किया है, क्योंकि नाथशास्त्र में ऐसा नियम है कि मृत्यु ना दिखाया जाए स्टेज पे, दुख पीड़ा ना दिखाया जाए। संस्कृत थिएटर का हमेशा से रहा है कि हैप्पी एंडिंग, नॉट सैड एंडिंग। ट्रेजेडी कभी नहीं, सैड नहीं, हैप्पी एंडिंग रहा हमेशा, सुखद, दुखद नहीं, सुखद रहा अंत में। लेकिन जैसे उर्वंगम की बात करें तो दुर्योधन का उनमें उसमें जंगा टूटता है और एक दुखद अंत होता है। तो भास कई मामलों में नाथशास्त्र के कुछ हिस्सों पे वो विघटित दिखते हैं और एक अलग मार्ग अपनाते हैं। इसके अलावा प्रतिज्ञा युगंधर नारायण की बात करें, चाहे स्वप्न वासव दत्ता की बात करें, बाल चरित्र हो, ये सारे नाटक या अभिमारक हो, अभिभारक या अभिभारक हो, ये सारे नाटक बहुत प्रचलित हैं। भास के बाद कालिदास, फिर शूद्रक, विशाखदत्त, भभूति, हर्ष, मुरारी, तो इन सारे से होते हुए चाहे वो वत्सराज हो, चाहे वो रामाउदय उनका लिखा हुआ हो, चाहे महेंद्र विक्रम हो, चाहे बोधायन हो, ये सारे संस्कृत के एक से एक बड़े राइटर हुए और इन्होंने नाटक की कला को आगे बढ़ाया। लेकिन एक बात है कि कहा जाता है सेकंड सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक आते आते, चाहे वो हर्ष हो, तो जो भी नाटककार हो, 10th सेंचुरी तक आते आते इसकी स्थिति गिरने लगी और इसकी क्वालिटी में गिरावट आने लगी संस्कृत नाटक में। संस्कृत नाटक में एक उच्च लैंग्वेज यानी संस्कृत की चर्चा हो रही है और उस टाइम में संस्कृत प्रचलित तो था, लेकिन हर एक के लिए, हर एक मानव जाति के लिए उसे समझना सुलभ नहीं रहा हो। ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल हुआ संस्कृत नाटक का। और एक बार कहीं ना कहीं फिर से, जैसे संस्कृत नाटक से पहले लोग रंगमंच रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक वैसे ही नाटक का उद्भव हो गया और ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये संस्कृत नाटक धीरे धीरे अपने कालांतर में ये धीरे धीरे गिरता चला गया। इस गिरने के परिप्रेक्ष्य में एक और चर्चा है कि उस टाइम तक हर एक युद्ध हुआ, फाइट हुआ और सत्ता के लिए लड़ाई हमेशा रही है, चाहे वो प्राचीन की महाभारत हो, उस महाकाव्य की बात करें, या मॉडर्न की अभी कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य दल की बात करें, हमेशा सत्ता के लिए, चाहे वो घर की बात हो, हमेशा एक प्रधान, एक मुखिया, एक लीड बनने के लिए उस सीट की, उस कुर्सी की लड़ाई हमेशा हो। लड़ाई से इस संस्कृत थिएटर को भी गहरा धक्का लगा। हमेशा राजा बदलते रहे और हर राजा अपने आप को चक्रवर्ती और दूसरे राजा को अपने अधीन समझते थे। इन सभी वजह से भी राज में स्टेबिलिटी नहीं रही और जब राज में स्टेबिलिटी नहीं रही तो कला का जो संरक्षण है या तो मंदिरों में रहा है, एक पक्ष था धार्मिक अनुष्ठानिक पक्ष, इसमें मंदिरों के थ्रू वो संस्कृत हुआ और जब वो खुद ही कमजोर, तो सामान्य सी बात है कला, उनका शासनकाल का जो दृश्य में अपने आप डाउनफॉल आने लगेंगे।
उनके कल्चर गिरने लगेंगे, गिरावट हुई है, डाउनफॉल हुई। और लोक रंगमंच का उद्भव का ये रीजन रहा है कि ऐसे तो संस्कृत 15वीं शताब्दी तक खींचतान के चला, जिसमें बोध चंद्रोदय एक नामक है, कृष्ण मिश्र नाटक के डाउनफॉल के सबसे अंतिम कड़ी में वो नाटक है, सबसे अंतिम कड़ी का वही नाटक है। सेंचुरी में वो लिखा गया है, वो नाटक हो रहा है। तो रंगमंच और संस्कृत मुझे नहीं आ रही, वही चारण भाट खाना बदोश जो लोग उन संस्कृत को अपने उसके महाकाव्य बहुत प्रचलित हो गई थी, फिर उसी महाकाव्य देन उन्हीं का था, फिर वो ग्रोथ हुआ, फिर डाउनफॉल जब हुई भाट लोग लिया महाकाव्य के स्टोरी को और फिर अपने हिसाब से एक तरह से कहिए तो लोक रंगमंच का पुनर्जागरण हो गया चुका था। बौद्ध धर्म पतन के ओर बढ़ने लगा, दूसरी ओर जीवन विध्वंस हो रहा था, शासक अपने आप में आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस बीच एक नए रंगमंच की उत्पत्ति हुई जिसे कहते हैं हम लोक रंगमंच या फोक थिएटर। हमने फोक डांस के बारे में पहले चर्चा किया है, ये फोक थिएटर है, लोक रंगमंच की चर्चा करते हैं। संस्कृत के ह्रास होने के, बौद्ध धर्म के ह्रास होने के एक और भी रीज़न है। इंडियन थिएटर अगर आदर रंगाचार्य की पढ़ें, उनकी बात माने तो कहा जाता है ब्राह्मण अपनी रातें शराब पीने और वैश्यागमन में व्यतीत करते और दिन में यज्ञोपवीत संस्कार मनाते थे, उपनयन संस्कार करवाते थे, हवन और यज्ञ कुंड में पूजा आराधना अनुष्ठानिक प्रक्रिया करते थे और रात में अपनी शारीरिक दैहिक संतुष्टि के लिए दैहिक व्यापार का सहारा लेते थे, चाहे हो या जन सामान्य की कोई नागरिक हो। ठीक उसी तरह बौद्ध का भी धर्म पतन होने का एक मुख्य कारण था। 100 बौद्ध भिक्षुकों ने यह स्वीकार किया है और उनकी एक लाइन जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहता है कि बौद्ध पात्र स्वयं ये स्वीकार करता है कि मैं सैकड़ों बुद्धों के नाम की सौगंध खाता हूँ। मैं बुद्धों की सौगंध खाकर ये कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में आनंद की इतनी अनुभूति कभी नहीं पाया, इतनी अनुभूति कभी नहीं पाया जितनी अकपालिक के उन्नत उरोजों को अपने वक्ष स्थल से लगाने पर। मतलब कि साफ क्लियर है। ऐसे मुझे तो सामान्यतः ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोक रंगमंच की चर्चा है तो बात सामान्यतः ये करनी ही पड़ेगी। और ये कहने में संकोच नहीं है कि स्त्रियों की खूबसूरती का इंसान तो क्या देवता भी हमेशा से कायम रहे और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो मनु हो, कोई भी हो। और ठीक उसी प्रकार बौद्ध भिक्षुक भी यहाँ ने चर्चा किया है कि वो महिलाएं जिनके शरीर वक्षस्थल सुगठित हो, आकर्षित हो, सौंदर्यपूर्ण, जब बौद्ध भिक्षुक सीने से लगाते हैं तो शरीर की प्राप्ति होती है। वो उन्हें बौद्ध धर्म क्या किसी भी धर्म में नहीं होती। ब्राह्मण इस वजह से रंगमंच का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता गया और पतन होता गया और लोगों ने धीरे धीरे बहिष्कृत करना, सत्यता को, यथार्थ को स्वीकारा और यही कहा कि यही अपना रंगमंच। वो संस्कृत थिएटर वो मेरे लिए अनभिज्ञ है, अलग है। इतिहासकारों का मानना मनोरंजन का साधन रहा है और सभी लोग को अलग अलग रुचियां हैं, तो रुचियों के हिसाब से मनोरंजन
लोक रंगमंच में उपदेश की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें उपदेश नहीं चाहिए था, उन्हें बस और ये जरिया मंदिर के प्रांगण से होते हुए आते। देवदासी की बात व्यापार मंदिरों में होता था। धर्म के नाम पर जितनी अभद्रता भारत के प्राचीन इतिहासकारों ने उसे अशोभनीय, और इसका धीरे धीरे मुगल साम्राज्य में हुआ, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मंदिर प्रांगण था जो एक दूसरे से स्पर्श करने में नहीं करते, दोषी फील नहीं करते, या ऐसा कह सकते हैं किसी के छूने से छूत अभेद मन में उत्पन्न नहीं होते। लगभग चारण भाट विदूषक हैं, अपग्रेडेड हो गए। संस्कृत थिएटर में आप विदूषक का नाम सुनते हैं, वेस्टर्न बफून का नाम सुनते हैं। वही स्टोरी टेलिंग शूट करने लगा, आनंद उठाने लगे। फिर पहले की तरह इसमें एक नए रूप में एक नई बीज पड़ा, और ये बीज रामायण और महाभारत की थी, और इसका तैयार हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उस एरा में कुलशेखर बर्मन हो, हर्ष हो, ये सब अपने अपने सत्ता के साथ जब डाउनफॉल, एक नाम आता है, अपने दृष्टिकोण बनाया और अद्वैतवाद की चर्चा की, और फिर एक अलग धर्म की एक अलग स्थिति को बनाने की वो एक कोशिश की और चर्चा। और अब कहेंगे लोग ये भक्ति आंदोलन, ये क्या रंग ला सकता है एक थिएटर में, तो आगे हमें इसका भी चर्चा। शायद विष्णु या कृष्ण, विष्णु के भक्त को वैष्णव कहा जाता था। ये दोनों आंदोलन चल ही रहे। शंकराचार्य का द्वैत प्रतिपादित और साउथ की तरफ बढ़ा, और यह द्वैतवाद का जो सिद्धांत है धीरे धीरे साउथ के एरिया को अपने आगोश में लेने लगा, और इस तरह से भारत की रंगमंच में समरूपता आने लगी। और उसमें से अगर हम बात करें, रुक्मिणी हरण जो कि उस टाइम में एक बांग्ला नाटक है, भावाकल्पम जो कि एक तेलुगु रूप स्वरूप है जो कि कृष्ण के संबंध पे है, सत्यभामा पे है जो कि उनकी पत्नी है उससे रिलेटेड है, और हरि कथा पूरे इंडिया में उस एरा में हरि कथा बहुत प्रचलित था, जो मूलतः कृष्ण और विष्णु के अवतार की चर्चा करता था। इन सबों के साथ साथ धीरे धीरे भक्ति संप्रदाय कहे तो पुष्पित हुआ, बढ़ा, पल्लवित हुआ, और ये पल्लवित होते होते एक आंदोलन स्वरूप लिया, जिसमें एक तरफ उस भक्ति आंदोलन में अच्छे अच्छे कवि संत का जुड़ाव हुआ, और वैष्णव भक्ति संप्रदाय का प्रभाव लोकमंच पे एक नया रंग लाया, एक नई छवि को प्रस्तुत किया। महाभारत और रामायण पुराणों के काव्यों को लेकर फिर से वही कथानक को लेके अपनी नाटकीयता और अपनी संगीतमय, अपनी कलात्मकता, अपनी नृत्य, अपनी छंदबद्धता के तरीकों को इंट्रोड्यूस किया और एक नया स्वरूप दिखाया, जिसमें ज़्यादातर संगीत होते थे, नृत्य होते थे और कुछ कुछ संवाद होते थे। इसमें भी पूर्व रंग की कुछ चर्चाएं होती है कि पूर्व रंग के कुछ जैसे वाद्य यंत्र हैं, कैसे रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीज़ें, देवी देवताओं का अनुष्ठान किया जाता है नाटक के प्रारंभ होने से, जैसा नाटशास्त्र में चर्चा है, जजर की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी भगवान का पूजा अनुष्ठान किया जाता था। फिर लोक रंगमंच की शुरुआत होता था, परफॉर्मेंस शुरू किया जाता था, और ये मूर्ता किया जाता था। इन सबों के साथ साथ अगर हम बात करें साउथ की तरफ चले, कर्नाटका की तरफ चले, तो कर्नाटक में एक फॉर्म है, फोक फॉर्म है, थिएटिकल जो है, यक्षगान या बैलाटा के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटक का एक फॉर्म है। तो जैसे नॉर्थ में लीला, चाहे वो रामलीला हो, रासलीला, ये सारी भक्ति
मूवमेंट चल रहे थे, कृष्ण पे बेस्ड आधारित अलग अलग चीज़ें नाटक चल रहे थे हर तरफ, लोक परंपराओं में, चाहे बंगाल में तब तक यात्रा आ गई थी, यात्रा वो चल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट को वो देख रहा था, और इधर रामलीला रासलीला ये सारे चल रहे थे, और साउथ में यक्षगान हरि कथा चल रहा था, भामाकल्पम चल रहे थे, बैलाटा चल रहा था। ये एक लोक रंगमंच का एक आदर्श स्वरूप स्थापित किया यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक के कन्नड़ प्रदेश में ही सीमित नहीं रहा, इसके अलावा और भी रीजन में वो कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार, श्रीलंका के कुछ हिस्से, लक्षद्वीप, इन सारे जगहों को उन्होंने अपने फॉर्म में समेटा, अपने स्वरूप में उसे समेटा। कहा जाता है कि यक्षगान जो है वो फॉर्म रात्रि भर चलता था। सामान तो उसमें कुछ होते नहीं थे, एक खंबे होते थे जिसमें 20 से 50 मीटर के स्क्वायर फीट में एक जगह होते थे, और उसे खंबा गाड़ा और उसे जैसे तिरपाल कह सकते हैं उसे बांधा, और तीनों साइड से दर्शक बैठे, फिर वाद्य यंत्र वाले सभी लोग क्रमबद्ध से पीछे बैठे, और एक भागवत हुए जिसे कह सकते हैं कि नरेटर के रूप में वो आते थे, नरेट करते थे, एक बफून होते थे, फिर कुछ भगवान की पूजा होती थी, अनुष्ठानिक होती थी जो कि भगवान गणेश की पूजा होती थी, फिर सरस्वती का, शिव का, इन तीनों का ज़्यादातर पूजा होता था, अनुष्ठान होता था। उसके बाद अपना खेला जिसे कह सकते हैं, खेला नॉर्थ प्रचलित था नाटकों के लिए, और वो खेला प्रारंभ होता था, और इस तरह से वो तब तक चलता था जब तक कि सूर्योदय की किरण हल्की से निकल ना जाए, तब तक वो चलते रहते थे खेला, जिसमें वादक के साथ भागवत बैठता था, गाना गाता था, फिर कन्वर्सेशन होता था, जिसमें हम बात करेंगे, अगर हम लोक रंगमंच की बात करेंगे और स्पेशल अगर यक्षगान की जब चर्चा करेंगे तो इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यक्षगान में दो कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, एक भागवत और कोदांगित संस्कृत नाटक के विदूषक जैसा ही होता था, जो इसका भी काम हर एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराना, बातचीत कराना, कन्वर्सेशन करता था, वो चीज़ें था चल रही थी। और इस तरह से यक्षगान का विस्तृत स्वरूप, उसमें कुछ नृत्य डाला गया, कुछ कन्वर्सेशन हुआ, और ये उसमें थोड़े सुनहरे, पट्टीदार, भड़कीले वस्त्र, चमकदार, उनमें कहते हैं चौड़ा पंखे होते थे जिसे कट्टूड़ कहा जाता था, अक्सर चमकीला रंग पहना जाता। उसका रीज़न ये था लाइट पड़े, तेज प्रकाश पड़े, वो परावर्तित होता है और बड़े ही आसानी से चीज़ें दिखता है। उसमें नगाड़ों का यूज़ किया जाता था, ये सब। उसमें गॉड फ्रॉम द मशीनरी का भी यूज़ किया जाता था, कई बार कहा जाता था। अचानक से जंप करके आया जब कैरेक्टर हुआ ऐसा, और उनसे कन्वर्सेशन चलता था, वो थोड़ा सा अच्छा लगता था, विजुअल दिखने में अच्छा लगता था। लोग जो कि यक्षगान से भी प्राचीन है, जिसमें संस्कृत चीज़ें यूज़ किया जाता था। आंध्र प्रदेश में हरि कथा चल रहे थे, और ये सब इसमें कविताएं, गीत, नृत्य होते थे। इस तरह से चीज़ें लोक रंगमंच की जो धर्रा चल उठी थी वो चलती रही। फिर चाहे तमिलनाडु में तिरुकत्तू हो, हरि कथा हो, ये सारे कथा जब चल रहे थे, उड़ीसा में दंडनाटा हो, तो एक बात छूटता है यहाँ पे बात करने में कि भक्ति पदी जो था वो बड़ा प्रचलित था, क्योंकि उसमें कृष्ण राधा की महिमा का चर्चा किया गया है और उसको संस्कृत में लिखा गया, और वो म्यूजिकल फॉर्म में था, वो बहुत प्रचलित हुआ। वैष्णववाद की बात करें तो वैष्णववाद में भी फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं। फिर तो उड़ीसा में चाड़ नृत्य की चर्चा होती है, चाड़ नृत्य से ही निकला दंडनाटा। दंडनाटा नृत्य में भी मूल कथा जो होती है वो शिव और पार्वती की कथा चलते थे। इस तरह से ओरिजिन होते होते कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की लोक नाटक जो था बंगाल में तब उस टाइम में यात्रा या जात्रा के रूप में, उनके प्रणेता के रूप में वो स्वीकार किए, आए, और उसके एक नए रंग रूप को उन्होंने जन्म दिया यात्रा में। यात्रा या यात्रा मूलतः एक तरह से धार्मिक जुलूस था।
सामान्यतः कुछ नहीं था। यात्रा धार्मिक जुलूस था, वो धार्मिक जुलूस ही नाटक का स्वरूप ले लिया। पहले गायन होते थे मोस्टली, फिर उसमें कुछ नृत्य ऐड हुए, फिर धीरे धीरे डायलॉग्स ऐड हुए, और वो डायलॉग्स जिसमें विष्णु की अधिकतर चर्चा हो। वैसा ही असम में एक फॉर्म ओजपली हुआ, जिसमें पात्र ओझा है, वो पौराणिक कथा का पाठ करता है, मोस्टली गायन करता है, जिसे मूल गायक को ओझा कहा जाता है, और सब सारे ग्रुप जो होते हैं उसे पली कहा जाता है, इसीलिए वो ओझापली हुआ। तो 15वीं 16वीं शताब्दी के आरंभ में वैष्णव युग जो था वो जन मनोरंजन के स्वरूप में क्रांति पैदा कर दी। बाद में कहा जाता है आसाम में अंकिया नाट, जो कि शंकरदेव हुए, उनके शिष्य हुए शिष्य माधव 16वीं शताब्दी में हुए उनके शिष्य, उन सब का ही चर्चा होता। तो वो लोग रुक्मिणी हरण, कालिया दमन, पारिजात हरण, श्री कृष्ण जन्म, श्री राम विजय, तो एक राम से रिलेटेड, विष्णु से रिलेटेड, और 4-5 कृष्ण के जन्म से, कृष्ण के ही चर्चाएं इसमें मिलता है, उद्भव दिखता है। और ये सारे नाट्यशास्त्र को आधार मान के ही इन्होंने अपना उद्भव किया है। तो भक्ति संप्रदाय से लोक मंच को बड़ा ही फायदा हुआ है, और जनता के लिए एक स्थान दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया रंगमंच के लिए। और ये धार्मिक संस्कार से होते हुए ये चीज़ें, ये कला चौराहे पे आ गई, स्ट्रीट पे आ गई। रंगमंच बहुत सक्रिय हो गया। 50 और 60 के दशक से पहले हर गांव में ढेर सारे मंडली हो गई, रंगमंच हो गई। उसमें शुरुआत में धार्मिक श्रद्धांजलि दी जाती थी, देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, जैसे इंद्र की झज्जर की पूजा होती है क्लासिकल चीज़ों नाटकों में, ठीक उसी तरह लोक में होता था। और इस तरह से मुझे लगता है ये क्लास अभी और चलेंगे, ये क्लास बहुत ही लंबा हो गया, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इसकी अगली कड़ी में ऑरिजिन, इंडियन थिएटर के या ड्रामा के ऑरिजिन के सिलसिले में नई कड़ी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने दोस्त धनंजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।